नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष यूजीसी नेट के संबंध में कुछ रचनाएं हैं जिनको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें सबसे पहले हमने कहानियों को लिया है और कहानियों में लगभग सभी कहानियां हमने पूरी कर दी थी, लेकिन एक कहानी हमारे समक्ष रह गई थी जिसका नाम है राजा निर्वंशिया। श्रीमान कमलेश्वर जी की ये कहानी है। ये कमलेश्वर जी का चित्र है। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे और लगभग हमारी अंतिम कहानी होगी। इसके बाद में यूजीसी नेट की एक इकाई हम आपके समक्ष पूरी प्रस्तुत कर देंगे। इसके अलावा पूरी इकाई प्रस्तुत करना आपके समक्ष संभव नहीं है। तो जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि उपन्यास है, उनमें से मुख्य मुख्य बातें आपको बता देंगे। निबंध जहाँ तक कोशिश होगी आपको करवाए जाएंगे। इसके अलावा नाटक है, नाटकों की भी कोशिश होगी कि नाटक भी पूरे आपको करवा दिए जाएं। देखिए, राजा निर्वंशिया, कहानी कमलेश्वर की। एक राजा निर्वंशिया थे, माँ कहानी सुनाती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठे जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गोरे रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा गृहिणी करती। एक और दीपक की बाती स्थिर जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली के साथ बनाया जाता था। साथ ही बैठे बच्चों के मुख पर चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्वंशिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज कर देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रिमा सी सुंदर, और राजा के बहुत प्यारी। राजा के राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत कटी रोती थी। दोनों मिडली स्कूल में पढ़ने जाते थे। दोनों एक से घर थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे से ही वकील के यहाँ मुर्रीर। जिस साल जगपति मुर्रीर हुआ, उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई। पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी। ब्याह हो गया और 7वीं भावरा तब पड़ेगी जब पहली विदा की शिकायत होगी। यानी कि भावरा का मतलब होता है जो फेरे पड़ते हैं उनको बोलते हैं, और फेरे जब भी पड़ेंगे जब जाके लड़की की विदा होगी, और विदा करने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। कहानी काफ़ी बड़ी है मित्रों, इसको कई टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक कोशिश होगी 2 या 3 टुकड़ों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी। घर की लीक में कौन मेटे, बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों को ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे काली लूली हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया, यानी कि सब ठीक हो गया, लड़की आ गई। लड़के वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलैया लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम से सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरिया दूसरों के घर के आंगन में बीतने लगी। यानी कि गांव में होता है कि जब घर में काम करने वाली आ जाती है तो सास इधर उधर बैठ के बात करती है आराम से। पर सास का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाया और समझाया था कि बेटा, जगपति बड़े लाड प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम्हें ध्यान रखना है। फिर रुक कर उन्होंने कहा, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारा बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन दोनों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग भर देंगे।
अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। तुम्हारे आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला कहते कि माँ की आंखों में आंसू आ गए और जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई। मतलब उसकी माँ मर गई और जगपति की जिम्मेदारी सौंप गई। जगपति की पत्नी का नाम चंदा था। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाई, और चंदा ने मन में सब्र कर लिया कि यही सोचकर कि कुल देवता की अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपना बरसता रहता। उसे लगता कि जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर में गाड़ की सब कुंडलियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई। एक रोज राजा आखेट को गए, माँ सुनाती थी। मतलब फिर माँ की कहानी शुरू हो गई। अब पहले जगपति की कहानी थी, फिर माँ वाली कहानी आ गई वापस। देखिए ये कहानी एक मान ली फ्लैशबैक में चलती है, और फ्लैशबैक में भी 2 पर्दे चल रहे हैं मान लीजिए आप। एक राजा आखेट को जाते तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे। उस पर दफा जब बन गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को लेकर खोज में निकली। इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। फिर वही आ गई बात। दूसरे दिन उसके दूर के रिश्ते के भाई के दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबर पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जिम्मेदारी की इकलौती लड़की थी। घर में आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर घर उसी रात डाका पड़ गया। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिग्गी बंद गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियां उठा ली और घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन ठेले लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़ तड़ टूट रहे थे और अंत में एक गोली जगपति की जांग में को पार कर निकल गई, दूसरे उसकी जांग के ऊपर कूले में समा कर रह गई। मतलब जगपति को 2 गोलियां लग गई। चंदा रोती कलपति मनोती या मानती। जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदार के लिए जो कोठरियां बनी थी उन्हीं में चंदा का रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का घर 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते थे। जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते थे। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन ठीक होने वाला घाव तो था नहीं, जांग की हड्डी चटक गई थी और कूले में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। मतलब महीने 2 महीने की तो हो ही गई बात। कस्बे का अस्पताल था। कंपाउंडर ही मरीज की देखभाल रखते थे। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था, या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलें से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे में लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक और आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बैठा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बचन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते थे। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिरा गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। छठे चौमासे कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बताते 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक नहीं मिलती। मतलब औरतों की स्थिति ये थी कि उनको दवाई भी नहीं दिलाते थे। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके सामने आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत पट्टी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोक कर खड़ी थी। वह रोगियों से बात
करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी की एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह करार उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज को दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार की मछली सा तड़फ कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई थी कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू छू पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे धीरे छू दिया। आहें कराहें, दर्द भरी चीखें और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए वह बिल्कुल अलग रहता था, फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, रोगी की हिम्मत टूट जाएगी ऐसे ने, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बातों से उचट गया। वह यह लाप बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक से उसे मिल गई। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक कस्ता से उसे मिली थी रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता था तब तक किन्हीं आंखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारों से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूली का घाव कुछ दिन जरूर लेगा, अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी है कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल में आ सकती तो दवाइयाँ, चंदा ने पूछा। आ तो सकती है पर मरीज को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है उसमें, बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह ने मुंह से अनायास ही निकल गया, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा, महकमे से मंगाए तो आते आवाते महीने लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा, ताकत की दवाइयाँ बड़ी जरूरत है, उन्हें अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा ने कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा कि आंधी में उड़ते पत्तों को कोई अटकाव मिल गया। आकर वह जगपति की खाट में लेट नहीं गई, बैठ गई। उसकी हथेली को लेकर वह सहला रही थी, नाखूनों को अपनी पोरों से दबा रही थी। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे में के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाइयाँ दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति को ध्यान से आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमाने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं, हमारी औकात इतनी दवाइयों की नहीं। औकात आदमी की देखी जाती है, पैसे की तुम तो देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते में मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाए, इसमें तो तुम नहीं जानती, खर्च कोड़े का रोग होता है और बार लगने से तन को लगता ही है, मन भी रोगी को लग जाता है लगते लगते। लेकिन कहते कहते वो रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमा लेता रहा। देखिए, ये तो इस रोज की बात हो गई। अब यहाँ से हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तीसरे रोज जगपति के सिराने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी, मतलब कंपाउंडर ने तब दवाइयाँ ला दी, और आगे क्या होता है ये जानेंगे अगले भाग में। इस भाग में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।